हेलो गाइस, कैसे आप लोग। हम लोगों ने 1000 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक सीरीज़ स्टार्ट की है जो कि आपके जेकेएसएसबी क्लास 4th के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पार्ट 1 हो चुका है, हम लोग 30 क्वेश्चंस ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये आपका पार्ट 2 रहने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। फिर से एक बात बोलूँगा, आप इस वीडियो को 1.5x या फिर 2x पे देख लेना, आपका टाइम बच जाएगा। और बाकी आप स्लाइड जो भी मैं लाऊँगा उसका स्क्रीनशॉट लेना आप। क्वेश्चन नंबर 31, sound waves are example of transverse wave, longitudinal wave, both A and B, and फोर्थ क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। देखो वेव्स ना कुछ टाइप्स की रहती है, मैटर वेव्स है, मैकेनिकल वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, लेकिन मेन हम लोगों को पढ़ना रहता है, जो मेन है ना वो है मैकेनिकल वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। मैकेनिकल वेव में आपका ट्रांसवर्स वेव आता है और लॉन्गिट्यूडनल वेव आता है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो पता ही है जिसमें लाइट वगैरह आता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो वेव है कि जिसको पास करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे लाइट, वो आपकी वैक्यूम में भी ट्रैवल कर सकती है और एयर में भी। अब मैकेनिकल वेव्स वो वेव्स है जिनको ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपका साउंड वेव। हम लोग दिन भर बात करते रहते हैं, हम लोग एक दूसरे को सुन पा रहे हैं क्योंकि बीच में मीडियम है, मीडियम की वजह से हम लोग सुन पा रहे हैं एक दूसरे को। अब स्पेस में जाओ, चीखो चिल्लाओ, वहाँ पे कुछ नहीं होने वाला, कोई नहीं सुनेगा, ठीक है। साउंड वेव्स आर एग्जांपल ऑफ मैकेनिकल वेव, लेकिन मैकेनिकल वेव की दो टाइप से, ट्रांसवर्स वेव या लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो साउंड वेव जो है वो आपके ऑप्शन नंबर बी है, दैट्स लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में आते हैं। आप मुझे डिफरेंस कमेंट करके ये इन दोनों के बीच में डिफरेंस बता देना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वाटर सॉल्युबल विटामिन? विटामिन बी, विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के। देखो विटामिन ए, डी, ई और के ये आपके फैट सॉल्युबल है, और विटामिन बी एंड सी आपके वाटर सॉल्युबल है। क्वेश्चन ने पूछा है वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन है। देखो ए, डी, के और ई है, ये तीन आपके फैट सॉल्युबल है, और बचा कौन, विटामिन बी, ये आपका आंसर है, ये वाटर सॉल्युबल है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 33, अकॉर्डिंग टू विच लॉ वॉल्यूम ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स टेम्परेचर अंडर कांस्टेंट प्रेशर? अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो जो वॉल्यूम है गैस का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके टेम्परेचर के, ठीक है। ये लॉ जो है, इस लॉ को बोलते हैं चार्ल्स लॉ। और बॉयल्स लॉ की बात करते हैं, इसका एक फेमस इक्वेशन है पी वी इक्वल टू के, ठीक है, पी वी इक्वल टू के, जहाँ पे पी आपका प्रेशर है, वी ये क्या है, वॉल्यूम है, और के क्या है, आपका टेम्परेचर है। अगर बॉयल्स लॉ कहता है कि बॉयल याद रखना, ये मैं ट्रिक है थोड़ा सा, बॉयल किससे करते हैं, टेम्परेचर से ना, तो याद रखना बॉयल्स लॉ रिलेशन है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रखते हैं तो जो प्रेशर है, प्रेशर और वॉल्यूम के बीच में आपका इन्वर्स रिलेशन है, ये बोला है, ये कौन बोलता है, बॉयल्स लॉ बोलता है, ठीक है। तो हम लोगों का जो क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर है वो था चार्ल्स लॉ, तो मैंने साथ में बॉयल्स लॉ भी आपको बता दिया। क्वेश्चन नंबर 34, एब्सेंस ऑफ विच विटामिन कॉजेज कैल्शियम डिफिशेंसी? बोल रहा है कि इनमें से किस विटामिन के एब्सेंस के चलते हम लोग के अंदर कैल्शियम की कमी आ सकती है। विटामिन ए, विटामिन बी, सी या डी? तो कैल्शियम से रिलेटेड है विटामिन डी, तभी तो बोलते हैं सनलाइट या सन के पास बैठते हैं, सन की लाइट लेते हैं थोड़ी सी, विटामिन डी बढ़ जाएगा, बोलते हैं ना। तो कैल्शियम डिफिशेंसी किस विटामिन की कमी से होगा? अगर वो विटामिन हमारे अंदर नहीं है तो हम लोगों को कैल्शियम की कमी हो, वो है विटामिन डी। अब विटामिन ए की बात करते हैं, विटामिन बी और विटामिन सी। विटामिन ए से आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है, अगर विटामिन ए की कमी है ना आपको, तो आपको ब्लाइंडनेस हो सकता है, आपकी आंखें ड्राई होंगी, आपको ब्लाइंडनेस, नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है आपको। अब विटामिन बी की बात करें तो अगर विटामिन बी की कमी हो, आपको ब्रीथलेसनेस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको मेमोरी ट्रबल हो सकता है, मतलब आप कुछ चीज़ें भूलने लगो, आपको याद ही नहीं रहे, अगर विटामिन बी की आपको कमी है। अगर विटामिन सी की कमी है तो आपको ब्लीडिंग गम्स की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्लीडिंग गम्स, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, दैट्स विटामिन डी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, लार्जेस्ट बोन इन ह्यूमन बॉडी, फेम्यूर या स्टेप्स? देखो फेम्यूर इसका आंसर है, फेम्यूर इसका आंसर है, ये आपके थाई है ना,
थाई में रहता है, थाई बोन। वो फेम्यूर है जो कि लार्जेस्ट बोन है आपके ह्यूमन बॉडी में। अब ये स्टेप्स क्या है? स्टेप्स आपकी सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। कहाँ पे है? ये बोन आपकी ईयर में रहती है, मिडल ईयर में, ठीक है। फेम्यूर लार्जेस्ट बोन इन आवर बॉडी और स्टेप्स स्मॉलेस्ट बोन इन आवर बॉडी। 36. In which year did Constitution of J&K came into force? September 1951, 17 November 1956, 26 Jan 1957, 26 अक्टूबर 1947। देखो इसका आंसर है 26 जन 1957 और बाकी जो 3 डेट है उस पर भी कुछ ना कुछ हुआ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ J&K अडॉप्ट कब किया गया? 17 नवंबर 1956। और फोर्स में कब आया? 26 जन 1957, जो कि इसका आंसर भी है। लेकिन सितंबर 1951 में क्या हुआ? सितंबर 1951 में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली है ना J&K की, वो बनी थी। और 26 अक्टूबर 1947 में क्या हुआ? हरि सिंह ने अपना जो एक्सेशन किया था किसके साथ? इंडिया के साथ। J&K का एक्सेशन हुआ था किसके साथ? इंडिया के साथ, ठीक है। ये इम्पोर्टेंट ये है, आप इसको इम्पोर्टेंट करके नोट कर देना, ठीक है। ये बहुत ही क्वेश्चन में आ सकता है मे बी। 37. भागलीगढ़ हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट ऑन रवि रिवर पे, तवी रिवर पे, इंदस या चिनाब। तो भागली रिवर जो है वो आपके रिवर चिनाब पे है। किस पे है? रिवर चिनाब। क्वेश्चन नंबर 38. हु इज़ रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स? अब ये डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्स है क्या? कोई टेरिटरी रहती है, कोई एरिया रहता है, एरिया का कोई किंग रहता है। अगर किंग का अपना बेटा है तो ठीक, अगर उसका एडॉप्टेड सन है, उसके भाई का बेटा है, कोई किंग की डेथ हो गई, अब उसका कोई बेटा नहीं है, तो ब्रिटिश ने क्या रूल निकाला? उन्होंने ये इंट्रोड्यूस किया डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स। मतलब अगर आपका कोई अपना बेटा नहीं है तो हम लोग छीन लेंगे आपकी किंगडम, ठीक है। मतलब अगर आपका कोई अपना बेटा नहीं है, सगा बेटा नहीं है और आपकी डेथ हो जाती है, वो हम लोग उस पर कब्ज़ा कर सकते हैं, ठीक है। ये इंट्रोड्यूस किसने की थी? लॉर्ड डेलहाउसी ने 1848 में। अब लॉर्ड कैनवल्स ने आपका परमानेंट सेटलमेंट ये इंट्रोड्यूस किया था 1793 में। लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडरी एलियंस 1798 में इंट्रोड्यूस किया और थॉमस मुनरो ने रोतीवारी सिस्टम 1820 में इंट्रोड्यूस किया, ठीक है, याद रहा। क्वेश्चन नंबर 39. सोडियम कार्बोनेट इज़ आल्सो नोन एज, सोडियम कार्बोनेट को और किस नाम से जाना जाता है? वॉशिंग सोडा, बेकिंग सोडा, कॉस्टिक सोडा या फिर कॉमन सॉल्ट। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट्स वॉशिंग सोडा। अब बेकिंग पाउडर का दूसरा नाम क्या है? बेकिंग पाउडर का दूसरा नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट और कॉस्टिक सोडा का दूसरा नाम है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कॉमन सॉल्ट का तो पता ही है, सोडियम क्लोराइड NaCl2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40. स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, एंथ्रोपोलॉजी, सेरिकल्चर, डर्मोटोलॉजी या ओटोलॉजी। देखो इसको आप ऑप्शन एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। सेरिकल्चर सिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है। ओटोलॉजी आपका स्टडी ऑफ ईयर, कान स्टडी ऑफ ईयर एंड इट्स डिजीजेस, कान के बारे में या कान से रिलेटेड जो भी डिजीज़ होती है उसकी स्टडी को ओटोलॉजी कहते हैं। और डर्मेटोलॉजी आपको पता ही है, स्टडी ऑफ स्किन। और बचा कौन? ऑप्शन नंबर ए, जो कि आपका आंसर है एंथ्रोपोलॉजी, स्टडी ऑफ ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। किसको बोलते हैं? एंथ्रोपोलॉजी को। ये आपका एक सब्जेक्ट भी है। क्वेश्चन नंबर 41. हु वाज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया? जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ सबसे पहला गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड माउंटबेटन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42. हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज? मीरा कुमारी, बचेंद्री पाल, रविंद्रनाथ टैगोर या जीवी मावलंकर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट्स रविंद्रनाथ टैगोर वाज द फर्स्ट इंडियन टू गेट नोबेल प्राइज। अब मीरा कुमारी, बचेंद्री पाल, जीवी मावलंकर, ये लोग कौन थे? तो जीवी मावलंकर आपका फर्स्ट स्पीकर था लोकसभा का, और फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा वो कौन था? वो कौन थी? मीरा कुमारी। और बचेंद्री पाल आपका, ये आपकी कौन थी? फर्स्ट लेडी टू क्लाइंब माउंट एवरेस्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 तो हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 43 से की बात करते हैं। फाइंड द ऑड वन आउट। महानदी
कृष्णा, गोदावरी या नर्मदा? देखो, अगर आपने ड्रेनेज सिस्टम के बारे में पढ़ा होगा, इंडियन रिवर्स के बारे में पढ़ा होगा, तब आप इसका आंसर इजीली कर सकते हो। इसका आंसर है नर्मदा। महानदी, कृष्णा, गोदावरी ये सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, लेकिन नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है। मैं आपको समझाता हूँ। इंडिया का मैप इस टाइप का कुछ है, मैप पे मत जाना, इस पे जगह नहीं है, सॉरी। नीचे से ऐसे है ना, ये आपका JNK है, ऐसे कुछ इंडिया का मैप है ना। अगर बीच में से इसको काटेंगे ना, तो ऊपर जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें जो इतनी भी नदियाँ बहती हैं ना, रिवर्स, उनको बोलते हैं हिमालयन रिवर्स, और नीचे वालों को बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। अब पेनिनसुलर की रिवर्स की बात करते हैं। ऊपर जो हिमालयन रिवर्स है ना, उसमें आपका इंदस रिवर सिस्टम आता है, आपका गंगा रिवर सिस्टम आता है, आपका ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम आता है, और इन सारों की ट्रिब्यूटरीज। लेकिन जो नीचे वाला है ना, ये वाला हिस्सा, इसमें जितनी भी रिवर्स आपकी बहती है ना, उनको बोलते हैं पेनिनसुलर रिवर्स। और उसमें आपके ईस्ट फ्लोइंग रिवर रहते हैं, जो कि ईस्ट की तरफ फ्लो करते हैं, मतलब ड्रेन किसमें लास्ट में गिरते हैं, बे ऑफ बंगाल में। ईस्ट साइड, इंडिया के ईस्ट साइड में आपको बे ऑफ बंगाल मिलेगा, और वेस्ट साइड आपको अरेबियन सी में मिलेगा। और वो रिवर्स जो वेस्ट की तरफ ड्रेन होते हैं किसमें, अरेबियन सी में, उनको बोलते हैं वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स। तो क्वेश्चन में था कि इसमें से ऑड वन आउट, जो नर्मदा है ना, नर्मदा वेस्ट फ्लोइंग रिवर है, ठीक है। उसके साथ साथ रिवर तापी भी बहती है, वेस्ट फ्लोइंग रिवर। तो वेस्ट फ्लोइंग रिवर और ईस्ट फ्लोइंग रिवर तो आपको समझ आ गया। महानदी, कृष्णा और गोदावरी ये सारे ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, मतलब ये सारे बे ऑफ बंगाल में ड्रेन होती है। और नर्मदा रिवर है ना, नर्मदा रिवर आपकी वेस्ट फ्लोइंग रिवर या एक ड्रेन किस में होती है, अरेबियन सी में। तो ऑड वन देखना था, ये तीनों सेम एक ही ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, यही एक ऑड है, तो आंसर है यही। इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, फाइंड द ऑड वन आउट, कुछ भी हो सकता है। फिर क्वेश्चन नंबर 44, व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर ग्रेट हिमालयाज? अगर आपने हिमालयाज़ के बारे में पढ़ा है, फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ा है, तो ठीक है, आप इसका आंसर कर पाओगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आप इसी चैनल पे जाओगे, आपको फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया का एक मतलब वीडियो मिलेगा, 2 पार्ट्स में है वो, उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हिमालयन के बारे में, ठीक है। हिमालयाज़ में आपका JNK भी आता है ना, इस टाइप का हिमालयाज़ है। हिमालयाज़ में मेन आपका है 3 मेन पॉलर रेंज, एक है ऐसे, फिर उसके पैरेलल है ऐसे, फिर उसके पैरेलल है ऐसे। जो जम्मू एंड कश्मीर के उधर है ना, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर आता है, बाकी सारे आते हैं, ठीक है। मतलब जो सबसे नॉर्दर्न मोस्ट है ना, जम्मू एंड कश्मीर, तो इसमें आता है। जो सबसे आपका नॉर्दर्न मोस्ट है ना, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आपका है, इसको बोलते हैं ग्रेट हिमालयाज़, या फिर हिमाद्री, या फिर इनर हिमालयाज़। और बीच वाले को बोलते हैं मिडल हिमालयाज़, या फिर हिमाचल हिमालयाज़। और जो लास्ट वाला है ना, सबसे साउदर्न मोस्ट, इनको बोलते हैं शिवालिक्स, या फिर आउटर हिमालयाज़। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन में था व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर ग्रेट हिमालयाज़? हिमाचल हिमालयाज़ तो मैंने बोला ही, मिडल हिमालयाज़ को भी बोलते हैं, बीच वाले हिस्से को। और शिवालिक्स मैंने बोला कि आउटर हिमालयाज़ को शिवालिक्स या फिर आउटर हिमालयाज़ बोलते हैं। और हिमाद्री इसका ऑप्शन है, यही सही ऑप्शन है कि ग्रेट हिमालयाज़ का दूसरा नाम है हिमाद्री, और तीसरा नाम है इनर हिमालयाज़, याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, इन मीजोस्फीयर व्हाट हैपन्स टू टेम्परेचर? मीजोस्फीयर में टेम्परेचर के साथ क्या होता है? देखो याद रखना, मीजोस्फीयर में जो टेम्परेचर है ना, वो घटता है। क्या होता है? घटता है, ठीक है। आपको पता है कितनी लेयर्स है? 5 लेयर्स है, किसकी? एटमॉस्फेयर की। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि कौन कौन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46, विच प्लैनेट इज़ नोन एज ग्रीन प्लैनेट? ग्रीन प्लैनेट किस प्लैनेट को कहा जाता है? देखो, अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं, मार्स को आपका रेड प्लैनेट कहते हैं, और वेनस को आपका मॉर्निंग या फिर इवनिंग स्टार भी कहते हैं, या फिर अर्थ ट्विन भी कहते हैं। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है यूरेनस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47, व्हाट इज़ द मिनिमम स्पीड नीडेड फॉर एन ऑब्जेक्ट टू ब्रेक थ्रू फ्रॉम द ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन ऑफ अर्थ? एक ऑब्जेक्ट को जो अर्थ की ग्रेविटेशनल जो अट्रैक्शन है ना, उससे निकलने के लिए, उससे बाहर निकलने के लिए उसकी स्पीड क्या होनी चाहिए? मतलब अर्थ का जो ये है ना ग्रेविटेशनल पुल, उसका इफेक्ट कुछ ज़ीरो इफेक्ट हो उसको, उस बॉडी पे, उस ऑब्जेक्ट पे, तो उसके लिए उसको कितनी स्पीड होनी चाहिए? अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए एक ऑब्जेक्ट के पास, उसके पास कितनी मिनिमम स्पीड होनी चाहिए? वो है इसका ऑप्शन 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, याद रखना सेकेंड में है। एक बॉडी को, एक ऑब्जेक्ट को ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए, स्पेस में जाने के लिए बोल सकते हैं,
मतलब अर्थ के ग्रेविटेशनल पुल से बाहर निकलने के लिए उसकी स्पीड जो होनी चाहिए मिनिमम 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। मतलब हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ, जिसको बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ कितनी है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और एस्केप वेलोसिटी ऑफ यही वेलोसिटी किसकी होनी चाहिए, मून के लिए यही वेलोसिटी कितनी है 2.4 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 पे बढ़ते हैं। द सेंट्रल स्ट्रेच ऑफ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स, कोंकण कोस्ट, कन्नड़ प्लेन, मालाबार कोस्ट या फिर नॉर्दर्न स्कार। देखो मैंने आपको इंडिया का मैप दिखाया, नीचे में ऐसा कुछ आता है ना, सॉरी नीचे में ऐसा कुछ आता है, यहाँ पे श्रीलंका है, जो ये वाला हिस्सा है ना, यहाँ पे ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं क्या बोलते हैं इसको, वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, और इसको बोलते हैं ईस्टर्न कोस्टल प्लेन। और इधर पे बे ऑफ बंगाल मिलेगा, इधर पे अरबियन सी मिलेगा, यहाँ पे आपको वेस्टर्न घाट्स मिलेंगे, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स मिलेंगे। ठीक है, अब मैंने बोला कि सेंट्रल स्ट्रेच ये इस साइड वाला था, ये नॉर्दर्न प्लेन्स, ये सॉरी वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है। इसका जो नॉर्दर्न पार्ट है कोंकण कोस्ट है, वहाँ पे आपका कोंकण कोस्ट है। साउदर्न पार्ट है ना उस वहाँ पे आपका मालाबार कोस्ट जो कि केरला में है। ठीक है, जो बीच वाला है ना सेंट्रल स्ट्रेच इसका, वहाँ पे है कन्नड़ प्लेन जो कि कर्नाटका में है। तो कन्नड़ प्लेन ये वाला, ऑप्शन बी इसका सही आंसर है। कोंकण कोस्ट इसके वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के नॉर्थ साइड में है, और मालाबार कोस्ट सबसे नीचे साउथ में है। ठीक है, और नॉर्दर्न सर्कल ये तो वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स भी होंगे ऐसे। ठीक है, और उसमें नॉर्दर्न साइड में आपको नॉर्दर्न सर्कल मिलेगा, और वेस्टर्न साइड साउदर्न साइड में आपको कोरामंडल कोस्ट मिलेगा। इसको मैंने डीपली एक्सप्लेन कराया हुआ है, आप मेरे वीडियो लेक्चर देख लेना, 1 और 2 पार्ट में है, ये वाला पार्ट 2 में होगा और हिमालयाज़ वाला पार्ट 1 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सबमरीन ऑफ इंडिया। व्हाट इज़ द नेम ऑफ फर्स्ट सबमरीन ऑफ इंडिया, INS कलवरी, INS चक्रा, अप्सरा या फिर नन ऑफ दीज। देखो इसका जो सही आंसर है INS कलवरी, फर्स्ट सबमरीन ऑफ इंडिया INS कलवरी। अगर मैं आपको बोलूँ फर्स्ट एटॉमिक सबमरीन, वो है INS चक्रा। अगर आपको मैं फिर से ये बोलूँ फर्स्ट एटॉमिक रिएक्टर ऑफ इंडिया, इट इज़ अप्सरा। ठीक है, याद रहा, इसका जो सही ऑप्शन है, सही आंसर वो है INS कलवरी। क्वेश्चन नंबर 50, हु वाज द किंग व्हेन थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड। उस टाइम बादशाह कौन था जिस टाइम थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड किया गया। उस टाइम बादशाह था अशोका। कौन था, अशोक के टाइम आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड होगी कहाँ पे, पाटलिपुत्र में। पहली हुई राजगीर में हेल्ड, किसके टाइम पे, कौन था किंग, अजातशत्रु। ठीक है, और सेकंड जो बुद्धिस्ट काउंसिल मीटिंग वो हुई वैशाली में काल अशोका के टाइम। और जो फोर्थ है वो कश्मीर में हुई, किसके टाइम, कौन था किंग कनिष्का। ठीक है, याद रहा, इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर ए, दैट्स अशोका। अशोका के टाइम आपकी थर्ड बुद्धिस्ट काउंसिल हेल्ड हुई पाटलिपुत्र में। क्वेश्चन नंबर 51, व्हाट इज झेलम कॉल्ड इन संस्कृत। संस्कृत में झेलम को क्या कहा जाता है, मतलब जो पुराने लोग थे वो झेलम को क्या कहते थे, वो कहते थे झेलम को वितस्ता। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। हिदस्तस उसको कौन बोलते थे, जो आपके जो ग्रीक्स थे ना, ग्रीक लोग, वो आपको इसको हिदस्तस बोलते। और वेत इसको लोकल कश्मीर के लोकल पीपल जो कश्मीरीज है ना वो बोलते हैं लोकल पीपल। और बेहत इसको पर्शियन बोलते हैं। ठीक है, झेलम के कितने नाम है, वितस्त, झेलम तो एक है, वितस्ता, हिदस्तस, वेत, बेहत ये एंशियंट पीपल बोलते हैं, मतलब संस्कृत, ये ग्रीक बोलते हैं, वेत लोकल पीपल बोलते हैं, और बेहत पर्शियन बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 52 पे बढ़ते हैं। व्हेन वाज द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज बोर्ड सेटअप इन कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो 1965 आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 53, आफ्टर अशोका द थ्रोन ऑफ कश्मीर पास टू दामोदर, जलुका, गोविंदर, उदयनदेव। देखो पहले आपका अशोका, उसके बाद आया जलुका, उसके बाद आया दामोदर। ठीक है, अशोका के बाद जो थ्रोन संभाला वो था जलुका, तो इसका सही आंसर है जलुका। जलुका के बाद आया दामोदर। ठीक है, समझ आया, इसका जो सही आंसर है वो है जलुका। पहले आया अशोका, फिर जलुका, फिर दामोदर। तो क्वेश्चन था अशोका के बाद थ्रोन का, कश्मीर का थ्रोन किसके पास चला गया, वो चला गया जलुका के पास। अब ये गोनंदा को राज तरिंग में लिखा हुआ है कि गोनंदा इज़ द फर्स्ट हिंदू रूलर। अगर क्वेश्चन आएगा ना फर्स्ट हिंदू रूलर कौन है, वो है गोनंदा। अगर लास्ट हिंदू रूलर आया वो आएगा फिर उदयन देव। क्या आएगा, उदयन देव। देखो अगर कोटा रानी आपको मिलता है ना,
या तो कोटा रानी आएगा या उदयन देव आएगा, क्योंकि दोनों कभी नहीं आएंगे। कोटा रानी की शादी हुई थी उदयन देव का साथ, लेकिन उदयन देव जब मरा ना, कोटा रानी की शादी 3 लोगों के साथ हुई थी, सुहादेवा, रिंचन और उदयन देव। लास्ट में उदयन देव के साथ हुई थी, लेकिन उदयन देव के मरने के बाद और कुछ टाइम इसने खुद अकेले रूल किया हुआ है। तो लास्ट हिंदू रूलर यही हुआ, लोहरा डायनेस्टी की थी लास्ट हिंदू रूलर, मतलब इस हिसाब से तो यही होना चाहिए। और बहुत सारे बुक्स पे लिखा हुआ है ये, लेकिन उदयन देव भी दिया हुआ है। अब अगर आपको क्वेश्चन आता है लास्ट हिंदू रूलर, आपको यहाँ तो उदयन देव दिया रहेगा, कोटा रानी यहाँ दिया रहेगा, क्योंकि दोनों तो कभी नहीं दिया, फिर दोनों आंसर है। फिर असल में आंसर इसका कोटा रानी है, लेकिन बहुत सारी बुक्स में आपको उदयन देव मिलेगा लास्ट हिंदू रूलर। ठीक है, मैं जब इस पर ड्रिल लेक्चर लाऊंगा तब इसको और एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मलेशिया? मलेशिया की कैपिटल माले है, कोलालमपुर, ताशकंद है, दोहा। देखो माले है ना, मालदीव्स की कैपिटल है, मालदीव्स की कैपिटल माले है। मलेशिया की कैपिटल कोलालमपुर है, तो इसका सही आंसर है बी, कोलालमपुर। और ताशकंद ना उज़्बेकिस्तान की कैपिटल है, और दोहा आपकी कतर की कैपिटल है। मालदीव्स माले, मलेशिया कोलालमपुर, उज़्बेकिस्तान ताशकंद और दोहा कतर। ठीक है। हु वाज द फाउंडर ऑफ आर्य समाज? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद या फिर राधाकांत देव? तो इसका जो सही आंसर है स्वामी दयानंद सरस्वती। आर्य समाज का फाउंडर है स्वामी दयानंद सरस्वती। अब ये राजा राम मोहन राय है ना, ये आपका अमित्य सभा या और फिर ब्रह्मो समाज का फाउंडर है। स्वामी विवेकानंद आपका रामाकृष्ण मिशन का फाउंडर है, रामाकृष्ण मिशन। और राधाकांत देव आपका धर्म सभा का फाउंडर है, धर्म सभा। तो इसका जो सही आंसर वो ऑप्शन नंबर ए, दैट स्वामी दयानंद सरस्वती। क्वेश्चन नंबर 56, हु इंट्रोड्यूस्ड सिजदा, मतलब प्रोस्ट्रेशन बिफोर मोनार्च, जिसको वो लोग मानते थे, जो उनका किंग था, जिसको वो लोग मानते थे, उसके आगे झुकना, ये किसने इंट्रोड्यूस किया? ये किया इंट्रोड्यूस आप गियासुद्दीन बालबान, जो कि लास्ट रूलर था किसका? स्लेव डायनेस्टी का। उसका फाउंडर कौन था स्लेव डायनेस्टी का? वो आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है। और हाँ, इसने सजदा के साथ साथ पाइबोस भी लाया था। पाइबोस मतलब, सजदा का मतलब प्रोस्ट्रेशन बिफोर मोनार्च, पाइबोस का मतलब किसिंग द फीट ऑफ मोनार्च, उसके पैर चूमना उसके। ठीक है, ये भी इसने लाया था। पाइबोस और सजदा किसने लाया? गियासुद्दीन बालबान ने। क्वेश्चन नंबर 59, विच ऑर्गन इज इफेक्टेड बाय टाइफाइड? टाइफाइड से कौन सा ऑर्गन आपका इफेक्ट होता है? इंटेस्टाइन, आरबीसी एंड लिवर, लंग्स या फिर ब्रेन? देखो, जो इंटेस्टाइन है ना, ये इसका आंसर है, सही आंसर। ठीक है। और लंग्स ना आपको नमूनिया से इन्फेक्टेड होते हैं। नमूनिया अगर आपको है तो आपके कौन सा आपका ये बॉडी का कौन सा ऑर्गन आपको इफेक्ट हो गया? नमूनिया। ठीक है। और ब्रेन आपका स्लीपिंग सिकनेस या स्लीपिंग आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो उससे आपका क्या कौन इफेक्ट होगा? ब्रेन। ठीक है। और आरबीसी और लिवर आपकी मलेरिया, अगर आपके मलेरिया डिजीज है ना, आपके ये ऑर्गन इफेक्ट होंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58, विच डिवाइस इज यूज्ड टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी? इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिक टू साउंड, तो यह है आपका आंसर लाउड स्पीकर। इलेक्ट्रिक एनर्जी से साउंड एनर्जी है आपका लाउड स्पीकर, आउटपुट साउंड है। ठीक है। माइक्रोफोन, अगर साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी है ना, तो वो आएगा आपका माइक्रोफोन। डायनोमो, अगर मैकेनिकल एनर्जी को कन्वर्ट किया जाए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, तो वो उसके लिए आपका ये डिवाइस यूज़ होता है, डायनोमो। और कैंडल किसके लिए यूज़ होता है? अगर आपका केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करना है हीट या फिर लाइट एनर्जी में, तो समझ आए। इसका जो सही ऑप्शन है वो है लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर को ही के ज़रिए ही हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, व्हाट इज़ द ऑरिजिन ऑफ चिनाब? चिनाब का ऑरिजिन क्या है? देखो, लाहौल, श्रीनगर, हेमकुंड या नन ऑफ दीज? इसका सही आंसर है लाहौल। लेकिन अगर आपको बारह लच्चा ये दिया हो ना, बारह लच्चा ला पास, अगर आपको ये दिया है तो ये इसका यहाँ से फ्लो होता है, ये इसका मेन सोर्स है इन लाहौल डिस्ट्रिक्ट। और एक बात, चिनाब ना 2 रिवर से बना है।
चंद्रभागा, याद रखना चंद्रभागा से बना है। क्वेश्चन नंबर 60, हु इन्वेंटेड एटॉम बॉम्ब? एटम बॉम्ब लेकिन न्यूक्लियर फिजन बेस्ड, इसको कोई और ये है इन्वेंट, एटम बॉम्ब को किसी और ने किया है, लेकिन न्यूक्लियर फिजन बेस्ड जो इसका इन्वेंटर है ना वो है ओटो हैन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। अब एल्बर्ट आइंस्टाइन ने क्या किया? एल्बर्ट आइंस्टाइन ने आपको किसका कंसेप्ट दिया? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का कंसेप्ट दिया, जिसके लिए उसको नोबेल प्राइज़ भी मिला। ऑप्शन नंबर सी, कार्ल लैंडस्टाइन ने आपको ग्रुपिंग ऑफ ब्लड का कंसेप्ट दिया। ग्रुपिंग ऑफ ब्लड से रिलेट अगर कोई क्वेश्चन में आएगा तो उसका आंसर है कार्ल लैंडस्टाइनर। अब आपका जो जेएस फ्लेमिंग है, ये इन्वेंटर है किसका? डायोड बल्ब। ठीक है गाइस, ये आज के लिए था। 60 क्वेश्चंस हम लोगों के हो गए, हमारा टारगेट पूरा हो जाएगा, डोंट वरी। तो अगर आपको मेरा कंटेंट, मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा तो आप लाइक और सब्सक्राइब कर देना। ठीक है गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।